प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा घर घर जाकर करेगी कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मुख्य सचिव ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में की समीक्षा बैठक। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना पार्टी के पंजाब पर फोकस को दर्शाता है। राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रदेश में भाजपा को निभानी होगी विपक्ष की भूमिका। और समूचे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को गर्मी से बचने के लिए कूलिंग जैकेट देने की अनूठी पहल की। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज अंबाला पहुंच लोकसभा चुनाव की समीक्षा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के झूठ का घर घर जाकर पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस ने झूठ की जो नींव रखी है उसे खत्म किया जाएगा। कांग्रेस बताए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वो बताए कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया और किस आधार पर दिया। के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति को ऊपर बढ़ाने का काम किया। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं। वहीं पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के विपक्षी नेता लगातार हरियाणा पर आरोप लगा रहे, जिस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घमंडीय गठबंधन बताते हुए कहा कि सभी लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते। इन लोगों को पानी का सही से इस्तेमाल और सप्लाई करना नहीं आता। वो बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए इल्जाम लगाते हैं। लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी। और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने की प्रेरणा दी। प्रदेश के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में उत्साह के साथ व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिला उपायुक्त भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 जून को हिसार में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे और इस साल योग दिवस का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लाइव प्रसारित करने के लिए जिला और ब्लॉक के स्तर पर विशेष प्रबंध किए जाएं। इसके अतिरिक्त NGO, योग स्वयंसेवकों, महिला स्वयंसेवक समूहों और आम लोगों की अधिक से अधिक उपस्थिति योग दिवस के कार्यक्रम में सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई। मुख्य सचिव ने 21 जून शाम के समय स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर विशेष कार्यक्रम जिला स्तर पर कराने का आह्वान भी किया। प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि हरियाणा योग आयोग के सहयोग से सभी जिलों में स्कूली बच्चों
अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सरपंचों, पंचों और एनसीसी कैडेट्स के लिए 3 दिनों के प्रशिक्षण कैंप करवाए गए हैं। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए लगाए गए कैंप आज खत्म हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यक्रम की पायलट रिहर्सल 19 जून को सभी जिलों में की जाएगी। उधर सिरसा में 21 जून को जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज शहीद भगत सिंह स्टेडियम के प्रांगण में योग अभ्यास करवाया गया। इसमें सिरसा उपायुक्त आर.के. सिंह समेत कई अधिकारियों और आमजन ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने बताया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी मनाया जाएगा। इसे लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 21 जून को बड़े उमंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 21 जून को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होने वाले जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है कि यह शारीरिक विद्या जो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं और 21 जून की हमारी पूरी तैयारी है। इसी भगत सिंह स्टेडियम में हम हजारों की संख्या में सभी मिलजुल के योग करेंगे, जिसमें अनेक संस्थाएं होंगी। आयुष डिपार्टमेंट इसमें मुख्य भूमिका में रहेगा। सिरसा जिले के विशेषतः सिरसा की दूसरी संस्थाएं, सरकारी विभाग, हमारे NGO, पतंजलि और योग भारती, अन्य सभी को मिला के हम बहुत सारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके और योग दिवस को मनाएंगे। योग में गोल्ड मेडलिस्ट विनोद कुमार ने बताया कि हमें अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 35 साल से योग कर रहे हैं और योग से सेहत भी ठीक रहती है और कोई रोग भी नहीं होता। 9 से योग मैंने बालवन में शुरू किया था और मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूं। और अभी लास्ट ईयर ही 2023 में सिविल सर्विस गेम हुए थे योग, उसमें मैंने सिविल सर्विस गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और योग सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे, किसी भी बीमारी में ग्रस्त नहीं होंगे। योग ये नहीं है कि आप बीमार हो जाओ तो योग अपनाओ। हमारे देश में थोड़ी सी ये परंपरा भी है कि किसी को ये बीमारी होगी, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो योगा करते हैं। अगर हम स्वस्थ शरीर से योग करेंगे तो कभी कोई बीमारी हमारे आसपास नहीं आए। योगाचार्य मांगेराम ने बताया कि आज सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने इस 3 दिन के योग अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 19 तारीख को इसकी फाइनल रिहर्सल होगी और इस बार योग की थीम है योग स्वयं और समाज के लिए। ये जो पायलट रिहर्सल रहेगी इस कार्यक्रम की और 21 तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। योग जैसा कि इस बार की थीम है योग स्वयं और समाज के लिए। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में देश और दुनिया में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। सिरसा निवासी डॉक्टर सुचेता ने बताया कि योग से कई रोग दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दिवस हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू कर रखा है, इससे हमें मतलब हर बीमारियों से हम दूर रह पाते हैं, इससे लेना है। और 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब पहुंचकर इस अपना वो भागीदार बने। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा की और इसकी जिम्मेदारी लेते। चंडीगढ़ में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना भाजपा के पंजाब पर फोकस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीति के हालात को देखते हुए भाजपा को ही विपक्ष की भूमिका अदा करनी होगी। जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ कि बीजेपी ਨੂੰ ही पंजाब ਦੇ अंदर अपोजिशन ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ MLA ਉੱਥੇ 2 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
क्योंकि MP बनने के बाद मैं नहीं समझदा इन्हां कोल इहो जिहा परमट आ गया भी विजिलेंस तो बच सकते हैं। इस करके पंजाब के उन्हां मुद्दों के उत्ते असीं गल रखांगे, चाहे बिजली की दरां वधाईयां गईयां। सुनील जाखड़ ने पंजाब खाद्य और भंडारण संबंधित मुद्दों से जुड़ा एक ज्ञापन भी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सौंपा। केंद्रीय रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान देते हुए जो भी सही होगा वो करेगी। मुख्यमंत्री जिहड़े पंजाब ने उन्हां नाल गल करांगे, पर इहदे लई सेंट्रल गवर्नमेंट आ जिहड़ी उहदी प्रायोरिटी ते आ, उहदे वल्लों कोई भी कमी है जिहड़ी नहीं रहूगी। मैं कल ही इस बारे जिहड़े प्रायोरिटी ते रखे हुए ने रेलवे ने पंजाब दे विचों एक प्रोजेक्ट हैगा। साडी प्रायोरिटी सब दी, परिवार दी भी, जिवें कहा भी पंजाब दा अमन शांति प्रायोरिटी साडी हो आ, क्योंकि बड़ियां वड्डियां कई चेंजिस जिहड़ियां है ये लोक सभा दे विच आईयां। असीं उस गल नूं सारियां नूं देखना इस वेले, क्योंकि सरकार तीजी वार बनी आ मोदी साहब दी ते पंजाब उन्हां दी प्रायोरिटी ते असीं पंजाब दी अमन शांति लई, पंजाब दे आपस विच एकता लई, हिंदू सिख सब इकट्ठे रहन, वो एकता लई जिहड़े भी सही कदम होणगे वो असीं चक्कांगे, पिछे नहीं हटांगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के लिए एक और बड़ी सौगात मिली है। यह नया कॉलेज शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। बल्लभगढ़ सेक्टर 23 में राजकीय को-एड कॉलेज की नई इमारत बनाई जाएगी। इस कॉलेज को लेकर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र और आसपास के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। नए भवन का निर्माण होने तक राजकीय कॉलेज खेड़ी गुजरान में कक्षाएं लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में सुषमा स्वराज के नाम पर महिला कॉलेज का निर्माण करवाया गया। इसमें आज करीब 1800 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में बल्लभ विधानसभा 2 कॉलेज हुए। एक कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से शुरुआत की थी, दूसरा कॉलेज हमने शहीद भगत सिंह के नाम से सेक्टर 23 में जिसकी शुरुआत की, कल से उसके एडमिशन की शुरुआत की है। और खेड़ी गुजरान में इसकी कॉलेज की, जब तक ये कॉलेज बनकर तैयार होगा, इसकी खेड़ी गुजरान में क्लास लगेंगी और वहीं से इसकी देखरेख होगी। ये सबसे बड़ा कॉलेज जो शहर के मिड में है, जो 22-23 संजय कॉलोनी स्टैंडर्ड कॉलोनी के बीच में है और सोना रोड पे है। इससे आने वाले शहर के लोगों ने कॉलोनियां, जो सैकड़ों कॉलोनियां हैं, उसको नाम मिलेगा। कई लोग खेड़ी गुजरान नहीं जा पाते, अपने बच्चों को रोक देते हैं। वो एजुकेशन है अपने सेक्टर 23 में इसका। अंबाला से नवनिर्वाचित सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से आज मुलाकात कर विधायक के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा। वरुण चौधरी मौलाना विधानसभा से विधायक रहे और उन्होंने इन लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया को 49,000 से ज्यादा वोटों से हराया। प्रधानमंत्री अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत नारनौल के 100 साल से भी ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का काम शुरू हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन पर योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें से 9 करोड़ की राशि जारी कर काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत नारनौल के रेलवे स्टेशन का चयन किया गया था। पिछले साल 6 अगस्त को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने इस काम का शिलान्यास किया था। स्टेशन पर ग्रीन पार्क, नई रोड पार्किंग व्यवस्था, सर्विसिंग, वेटिंग रूम, शौचालय के अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेल्टर बनाया जाएगा। बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही मुख्य द्वार का पोस्ट निर्माण भी इसी योजना के तहत किया जा रहा है। के अंतर्गत यहाँ पे लगभग 9 करोड़ का बजट आया था, जिसमें स्टेशन के इनर रेनोवेशन का वर्क होना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सरफेसिंग वर्क होना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म शेल्टर, मेन शेल्टर के अतिरिक्त दोनों साइड में एक स्मॉल शेल्टर और बनाना है। बाहर सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलप करना है। ग्रीन पार्क, सर्कुलेटिंग एरिया में ग्रीन पार्क बनाना है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग डेवलपमेंट करना है। लेडीज और एवं जेंट्स का वेटिंग, अपर क्लास वेटिंग रूम का बनाना है। लेडीज जेंट्स
टॉयलेट, न्यू टॉयलेट बनाना है। लगभग 50% काम हो गया है। नारनौल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण के कार्य को लेकर आने वाले यात्रियों में काफी खुशी देखेगी। यात्रियों का कहना है कि इस समय स्टेशन पर वेटिंग रूम और बैठने की व्यवस्था कम होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस योजना के तहत उन्हें अच्छा वेटिंग रूम, बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरे शौचालय, पार्किंग जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। अमृत भारत योजना के तहत बात पार्किंग व्यवस्था और साफ सुथरी व्यवस्था और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ठीक की जा रही है। इस योजना के बाद आने वाले पैसेंजर के लिए बहुत फायदा होगा। बैठने की सुव्यवस्था की जाएगी और लंबे टाइम में ट्रेन का वेट करने वाले पैसेंजर के लिए इसी वेटिंग का रूम किया जा रहा है, रूम की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार की ये योजना बहुत अच्छी करी जा रही है। आने वाले समय के लिए पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये जान के कि अमृत भारत योजना रेलवे स्टेशन के तहत यहाँ पे शौचालय और वेटिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है, जो सभी यात्रियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और बाहर बैठने के लिए पार्क की व्यवस्था है। जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनको बैठने के लिए भी सुविधा मिलेगी। यहाँ आने पर जब ट्रेन नहीं आती थी तो बैठने के लिए सुविधा नहीं होती, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब ये सारी सुविधाएं हो जाएगी तो सभी यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। 30 जून के बाद वर्षा का सीजन शुरू हो रहा है। यमुनानगर जिला में पिछले साल वर्षा के दौरान के निचले इलाकों में पानी भर गया था। इस बार ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन अभी से हरकत में आ चुका है। बड़े नालों की सफाई की जाने लगी है। यमुनानगर नगर निगम ने ट्विन सिटी के नालों की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। नालों की सफाई का पहला राउंड 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। टेंडर वर्क ऑर्डर होने के बाद एजेंसी द्वारा नालों की सफाई की जा रही है। शहर में लगभग 84 किलोमीटर नालों की सफाई की जानी है। मॉनसून सीजन से पहले राउंड की सफाई पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा मॉनसून के दौरान निचले इलाकों में जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए पंप लगाए जाएंगे ताकि कहीं भी जल भराव की दिक्कत ना हो। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि नालों की सफाई के लिए चुनाव आचार संहिता के दौरान ही विशेष मंजूरी लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई ताकि बारिश के सीजन में शहरवासियों को दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो जो नालियाँ हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है शहर के, उसमें हमारा पूरा फोकस रहता है कि उसकी सफाई टाइमली हो और जो ड्रेन्स है उसकी क्लॉगिंग हट जाए। उसके लिए ऑलरेडी वर्क ऑर्डर इशू करवा लिया गया था टाइमली एग्जेम्पशन लेके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के दौरान, और काम जो है वो कल से शुरू हो चुका है। करीब हमारे शहर में ये जो बड़े नाले हैं, ये 84 और मीडियम नाले मिला के 84 किलोमीटर यानी 84 किलोमीटर लेंथ के नाले हैं निगम एरिया में। उन सभी की अपस्ट्रीम से लेके शुरुआत हुई है और सफाई जो है वो अगले 15-20 दिन में एक राउंड सफाई जरूर हो जाएगी और उसके बाद भी सेकेंड एंड थर्ड राउंड भी पूरे मानसून सीजन में, बारिश के सीजन में कंटिन्यूड रहेगी ताकि वाटर जो है, जो पानी जो है वो एक स्मूथ तरीके से उसकी निकासी हो पाए। सेकेंडली जो है हमारे पंप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं यहाँ जहाँ पे कहीं पे वाटर क्लॉगिंग, लो लाइंग एरियाज कुछ आइडेंटिफाई हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। जो लो लाइन जैसे आज़ाद नगर है, जैसे कैंप एरिया है, यहाँ पे पानी जरूर इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे जो है हम पंप्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं। पंप्स की चेकिंग अभी चल रही है। सब पंप्स को चेक कराया जाएगा कि सब पंप्स एक्टिव हैं और चाहे वो डीजल पंप्स हो, माउंटेड पंप्स हो। हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने नूंह के ऐतिहासिक मुगल कालीन किले को एक बार फिर से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का दावा किया है। हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की उपनिदेशक बोनानी भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक टीम ने किले सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। टीम के मुताबिक अगले 15 दिनों में किले के परिसर में सौंदर्यीकरण करने को लेकर पैमाइश से संबंधित कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान बोनानी भट्टाचार्य ने बताया कि आगामी 15 दिनों में किले के परिसर में राजस्व विभाग की मदद से निशानदेही होगी। इसके बाद नवीनीकरण का प्रारूप तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों को बेहतर तरीके से रखना सभी का कर्तव्य है। इस किले को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का संदेश भी मिलेगा। उपनिदेशक ने बताया कि किले के सौंदर्यीकरण काम करने के लिए एक एजेंसी से समझौता हुआ है। जो हम लोगों के पास ये धरोहर है ना, उसको बचाना हम लोगों को काम है, हम लोग को ड्यूटी है एक्चुअली। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, उसमें सिटीजन्स का भी एक ड्यूटी होता है। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग डेवलप करके देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल हाफ करके इसको अगर डेवलप करें तावड़े के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो काफी दिनों से ये पेंडिंग था, तो अभी हम लोग इसको आगे कर रहे हैं। पहले तो पैमाइश होगा, उसके बाद इसका बाउंड्री वॉल बना के फिर वेजिटेशन क्लियरेंस, लैंडस्केपिंग हो जाएगा, उसके बाद कंजर्वेशन में हम लोग कर सकते हैं।
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की ओर से गर्मी से बचाव के लिए एक विशेष पहल देखने को मिली है। प्रदेश की गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्यूटी के दौरान जवानों को गर्मी से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार की कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक के मुताबिक मौजूदा भीषण गर्मी को देखते हुए कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल सैंपल के तौर पर किया जा रहा है और जवानों ने जैकेट के इस्तेमाल के बारे में कुछ दिक्कतें भी साझा की हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने बताया कि जैकेट का भार ज्यादा होने के कारण जैकेट की कूलिंग जल्द ही खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेडोज हैं 13 पॉइंट्स जेडोज हैं उनको दी गई हैं और इसका मोटिव ये है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो एसी जैकेट्स हैं ये जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारे 13 पॉइंट्स पर जेडोज को दी गई है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लोकल रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलावा अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ऐसे में सलाह दी जा रही है कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप जारी है। कई शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते जनजीवन पर असर हुआ है और लोग डिहाइड्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि सरकारी अस्पताल की ओपीडी में भी इस तरह के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बढ़ते तापमान के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को अपने पहनावे और खानपान को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि जून के अंत तक उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक देगा, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी की तपिश से सतर्क रहना होगा। अस्पताल के प्रिंसिपल और मेडिकल ऑफिसर सविता यादव ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते सरकारी अस्पताल की ओपीडी में हीट वेव से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सभी को बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए और यदि जरूरी काम से बाहर निकलना पड़े तो सूती और ढीले कपड़े पहनने चाहिए और अपने साथ पानी की बोतल भी रखें और धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें। समय समय पर पानी पीते रहें और पानी वाले फल, तरबूज और खरबूजे आदि का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि किसी को गर्मी के कारण दिक्कत हो रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेवजह बाहर धूप में न निकलें और जब निकलते हैं तो अपना अच्छे से बचाव रखें, या तो गाड़ी में हो या फिर छतरी वगैरह लेके चलें, सूती कपड़े पहने, पूरे बाह का हो, पूरा अच्छे से सूती और लूज खुला कपड़ा हो, पानी साथ में लेकर चलें और सारा दिन जो है बार बार फ्रिक्वेंटली थोड़ा पानी, खरबूजा, तरबूज, ये ऐसे फल जो हैं पानी वाले, या शिकंजी, लस्सी, ये इन सब का सेवन अधिक करें। और जो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, लगता है, तो डॉक्टर को जरूर जल्दी से दिखाएं। ऐसे केसेस हमारे पास ओपीडी में आते हैं, ऑफ कोर्स आ जाते हैं, बिकॉज हो जाती है लोगों से गलती इस तरह की, या मजबूरी में हो जाता है कि इस तरह का खाना ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कह लीजिए कि करीब 25% के करीब तो ये वाले केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से हितधारकों के लिए बाल और बंधुआ मजदूरी पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कल पंचकुला सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग में किया गया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सपनों को बिना बाधा के उड़ान भरने के लिए कार्य कर रहा है ताकि बच्चे पूर्ण रूप से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास और चहुमुखी विकास करने के लिए बाल और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करना चाहिए।
मंत्री गोयल ने कहा कि मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जैसे विशेष अभियान से बच्चों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को सुखमय बनाएं और ऐसे अभिशाप से समाज को निजात दिलवाएं। आयोग के चेयरमैन प्रवीण जोशी ने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप है, इसे रोकने के लिए हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये हम सभी का नैतिक दायित्व है। निश्चित तौर पर बाल श्रम रोकने के लिए अब एक सामाजिक क्रांति की जरूरत महसूस हो रही है। महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त पी अमनीत कुमार, निदेशक मोनिका मलिक ने भी कार्यशाला में विस्तार से जानकारी दी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एसडी कॉलेज अंबाला कैंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी और आयोजित किए गए रक्तदान शिविर का मुआयना किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने महिला ब्लड डोनर को सम्मानित किया। हरियाणा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभागार में बैठे लोगों को संबोधित किया और रक्तदान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा रक्तदान हुआ और इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सही समय पर रक्तदान कर जीवन रक्षा की जा सकती है और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें। विश्व रक्तदान दिवस का थीम सेलिब्रेटिंग 20 years of giving। थैंक यू ब्लड डोनर्स। 23-24 में हरियाणा राज्य रेड क्रॉस ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से 5,512 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों को आयोजन करके कुल 3,46,128 रक्ती इकाइयां एकत्रित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रेड क्रॉस हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर जिले की 5 स्टार महिला डोनर को राज्यपाल से सम्मानित करवाया गया है। जान बचा सकता है, रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसी कारखाने में नहीं बन सकता। कहीं मानव ही दूसरे मानव की जान बचा सकता है। मजदूरों के, लेबर के बच्चे हैं भट्ठा के आसपास, जो भट्ठे हैं हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, उनके जो स्कूल खोलने हैं सरकार ने, तो 1150 धरिए, 1150 ही कैंफर पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, और ऐसे ही फर्स्ट एड बॉक्स 1125। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विश्व रक्तदाता कार्यक्रम का आयोजन करने पर महिला डोनर ने बधाई दी। उन्होंने इसे हर्ष का विषय बताया। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज महिला डोनर को राज्यपाल द्वारा सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रेड सोसाइटी द्वारा किया गया है उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम बताया। उन्होंने समाज के लोगों को रक्तदान करने की गुजारिश भी की। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, किसी का जीवन बचाने के लिए बिना कोई पैसा खर्च किए एक बड़ा योगदान दिया जा सकता है। इस मौके पर रक्तदान करने आई महिलाओं ने अपने विचार साझा किए। मेरा रक्त किसी के काम आए, कहा भी जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, तो मैंने ये दोनों ही चीज़ें अपने जीवन में अपनाई है। अपने प्रशासन का और रेड क्रॉस सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब तक लगभग 50 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ और एनजीओ से भी काम करती हूँ। मेरी एनजीओ भी आज यहाँ पे सम्मानित की जा रही है, तो मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और जो हमारा है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं 39 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। मैं सभी से कहना चाहूँगी समाज में कि ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। जो हमारा रक्तदान है वो सबसे बड़ा दान है। किसी का जीवन बचाने के लिए आप बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई एफर्ट किए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। 44वीं अखिल भारतीय शहीद भगत सिंह ट्रॉफी का पुरस्कार वितरण और समापन समारोह का आयोजन कल पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अंडर 15 क्रिकेट लीग में नेपाल की टीम सहित कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में राज्यपाल ने विजेता टीम YMCA और रनर अप CL चॉप्स टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में धैर्य और अनुशासन से ही व्यक्ति सफल हो पाता है और खेलों में भी धैर्य और अनुशासन ही जीत की पूंजी है। जीवन में खेलों जैसी जीवटता रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। खेल के अभ्यास से मनुष्य का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास होता है। खेल में जीत के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी व्यक्तिगत यश के लिए ना खेले और अन्य खिलाड़ियों के साथ सहयोग करे। इस मौके पर खेलों से टीम भावना तथा सहयोग की भावना से काम करने की
शिक्षा भी मिलती है। खेल एक ऐसी चीज़ है व्यक्ति को एक शिक्षा देती है, दृढ़ता बनाती है और विश्वास, आत्मविश्वास बनाती है। इसलिए खेल कूद मनोरंजन की नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और क्रिकेट में भारत बहुत आगे बढ़ रही है। खेल में आज जो YMCA वाले में विनर के नाते से कब जीता, लेकिन कभी भी खेल में जो है जीतने वाला हो, हारने वाला, विश्वास और बढ़ा देना चाहिए। आज जीतेगा ऐसा नहीं, कल हारे हुआ आदमी नेक्स्ट टाइम जो है वो जीतने वाला बनेगा। ये विश्वास जो रखना चाहिए, इसी को स्पोर्ट्समैनशिप कहा जाता है। इस मौके पर पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने बताया कि यह टूर्नामेंट पिछले 15 सालों से कराया जा रहा है। इसमें कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। से भी आई है, उसके साथ दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, तो सभी जगह से यहाँ पर जो कम से कम 8 स्टेट के से यहाँ पर टीम आई है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ, आज बधाई भी देती हूँ। हमारी जो हरियाणा सरकार है वो हमेशा ही यहाँ खेल कूदों को बढ़ावा देती है और बहुत सी पॉलिसी भी ऐसी बनी है जिनको हमेशा बढ़ावा मिलता है। और बेटियों को, क्योंकि ये आज स्पेशल विशेष रूप से बेटियों लड़कियों का था, इनको भी हमारे यहाँ खेल कूदों में बढ़ावा मिलता है। हरियाणा 1 नंबर पर अव्वल दर्जे पर रहता है। तो मैं पुनः महामहिम के आने पर बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ। समाचारों में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।